Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. Today we are going to begin with our book The Fundamentals of Human Geography. In this video we are going to have a one-shot explanation of chapter number 1, that is Human Geography, Nature and Scope. इस चैप्टर में हमें न्यूमरस चीजें जानने को मिलेंगी, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, एंड हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल स्कॉलर्स. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. लेट अस बिगिन. ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जान लेने से पहले हमें थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो ज्योग्राफी के बारे में है उसको रिकॉल करना पड़ेगा. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट व्हाट इज ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी. सो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी को हम इन 3 वर्ड्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. दीज 3 वर्ड्स आर इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल. Now, I have a mnemonic for you to remember these 3 words, that is, geography is a pie. That is, geography is practical, integrative and empirical. सो अब हम जान लेते हैं कि इन 3 वर्ड्स का इंडिविजुअली क्या मतलब है. सो ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिव. नाउ इंटीग्रेटिव वो चीज होती है जिसमें हम 2 या फिर 2 से ज्यादा कंसेप्ट्स को साथ में लेकर चलते हैं. सो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसमें डिफरेंट फिनोमिनास को भी इन अ होलिस्टिक वे, इन अ होलिस्टिक मैनर्स समझने की कोशिश करते हैं. एज वेल एज ज्योग्राफी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं. सो एक इंटीग्रेटिव मैनर में ये सब्जेक्ट बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को लेकर चलता है. नाउ एम्पेरिकल. एम्पेरिकल वो चीजें होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रादर देन आइडियाज. सो ज्योग्राफी में हम वही चीजें पढ़ते हैं दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, द थिंग्स विच वी कैन एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइव्स. तो हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो कि हम या तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या तो जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो इन दैट वे ज्योग्राफी इज एम्पेरिकल. नाउ प्रैक्टिकल. तो हम सबने ये चीज तो सुनी ही होगी दैट ज्योग्राफी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल वो चीजें होती हैं जो कि कंसर्न्ड होती हैं विद एक्चुअली डूइंग समथिंग, जिसमें हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जो कि एक्चुअली हैपनिंग है. सो इन दिस मैनर ज्योग्राफी इज अ पाई, दैट इज प्रैक्टिकल, इंटीग्रेटिव एंड एम्पेरिकल. नाउ अगर हम ज्योग्राफी की रीच की बात करें कि आखिर हम ज्योग्राफी में पढ़ क्या क्या सकते हैं, कि ज्योग्राफी की पहुंच कहाँ तक है, तो इसका आंसर होगा कि जो ज्योग्राफी की रीच है वो एक्सटेंसिव है. इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज लिमिटलेस. ये लिमिटलेस सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि चाहे वो कोई भी इवेंट हो, ईच एंड एवरी इवेंट और फिनोमिना विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली. कोई भी इवेंट ले लो, कोई भी फिनोमिना ले लो दैट इज वेरिंग बिटवीन स्पेस एंड टाइम, उसको हम ज्योग्राफिकली पढ़ सकते हैं. तभी इसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस. हम अर्थ सरफेस को कैसे देखते हैं? तो देखो, हमने इसमें जो आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, हमें ये अपने दिमाग में रख के देना है दैट अर्थ सरफेस पर ह्यूमंस एंड लाइफ फॉर्म्स सिंस अ लॉन्ग टाइम इनहेबिट कर रहे हैं. सो वो भी एक कोर एलिमेंट हुए अर्थ सरफेस का. सो देखते हैं इसका आंसर क्या है, कि जो अर्थ है इट कंप्राइज ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज नेचर जिसको हम अपना फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, एंड लाइफ फॉर्म्स. लाइफ फॉर्म्स में आ जाते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स भी. ओके, सो इससे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ज्योग्राफी जो है वो बन जाती है कि अच्छा ज्योग्राफी ये है. अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी भी होती है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है. अब जो फिजिकल ज्योग्राफी है दैट स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट, हम उसमें फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं. अब हम जानेंगे अ न्यू कंसेप्ट दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, कि आखिरकार ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है. सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर and human world, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the socio-economic differences between different parts of the world. अब देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम एक रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन फिजिकल नेचर नंबर 1 एंड द ह्यूमन वर्ल्ड. इनके बीच में हमने रिलेशनशिप बनाकर ही स्टडी करना है हर फिनोमिना को. एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना है. अब अगर हम देखें अराउंड आवर कंट्री,
हमारी कंट्री में सारी ही स्टेट्स जो है वो इक्वली पॉपुलेटेड नहीं है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं विच आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, whereas there are some states which are very scarcely populated। तो हमने इसका रीजन ढूंढना है विद कॉन्टेक्स्ट टू द नेचुरल फिनोमिना। हमने फिजिकल नेचर को इन कॉन्टेक्स्ट टू रखकर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। अब हम आगे आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे हमें इन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे, दैट हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द फिजिकल नेचर। देन हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस। अब अगर हम अपने इंडिया को छोड़कर अगर हम वर्ल्ड का एग्जांपल लें तो वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग है, कुछ हैं जो कि डेवलप्ड है। सो इसमें ये सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे है, इसको भी हम इन कॉन्टेक्स्ट विद फिजिकल नेचर इनकी रिलेशनशिप बनाकर पढ़ सकते हैं। सो इन वाइडर स्केल ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, अब देखिए क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी में। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अर्थ को एज अ होम ऑफ ह्यूमन। मतलब जो भी ह्यूमन फिनोमिनाज हैं वो जो अर्थ पर हो रहे हैं उसको हमने इन कॉन्टेक्स्ट लेकर चलना है। नाउ अब अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो जो ये सब्जेक्ट है, इट गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म। डुअलिज्म वो होते हैं जब किसी एक चीज को लेकर लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। अब क्योंकि इट वॉज सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, बहुत सारी डिबेट्स होने लग गई। अब ये डिबेट किसी एक इशू पर नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको डिबेट किया गया। हम यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन कौन से इश्यूज थे। सबसे पहला हमारे पास इशू था दैट एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन लॉ मेकिंग होना चाहिए, जिसको हम थ्योराइजिंग भी बोलते हैं। इसको इन ज्योग्राफिकल टर्म्स हम एक नोमोथेटिक अप्रोच बोलते हैं। देन एक और एक और पॉइंट ऑफ व्यू के लोग थे जो कहते हैं नो, ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसको हम ज्योग्राफिकली आइडियोग्राफिक अप्रोच कहते हैं। पहले हम ये दोनों अप्रोचेस को समझ लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की अप्रोचेस क्या है। अब देखिए जो नोमोथेटिक अप्रोच है उसमें क्या होता है, वी मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड लार्ज स्केल सोशल पैटर्न्स। हमें पूरे वर्ल्ड को जनरलाइज करना होता है, जनरलाइजेशन बनानी होती है एंड हम लार्ज स्केल्स पर सोशल पैटर्न्स को पढ़ते हैं। दिस इज द नोमोथेटिक अप्रोच। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच में। तो इस अप्रोच में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं टू अनकवर अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट अ नैरो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब देखो इसमें हमने लार्ज स्केल पर सोशल पैटर्न्स को स्टडी करना है नोमोथेटिक अप्रोच में, एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच में हमें एक नैरो सब्जेक्ट मैटर लेकर ही स्टडी करना है। तो ये इन दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देन एक और मैटर पर डिबेट होती है, दैट इज अप्रोच ऑफ स्टडी, कि ज्योग्राफी की क्या अप्रोच होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी की अप्रोच होनी चाहिए रीजनल, whereas there are other people who say that ज्योग्राफी की अप्रोच होनी चाहिए सिस्टमैटिक। अब देखो रीजनल अप्रोच में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्या होगा, पहले हम इसी रीजन के सारे फीचर्स जो हैं उसको पढ़ेंगे, ऑल ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हम इस पर्टिकुलर रीजन के पढ़ेंगे एज पर द रीजनल अप्रोच। वेराज जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो अप्रोच हमें कहती है दैट हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रिवर्स ले लें, कुछ भी ले लें, हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टडी करना है, मतलब होलिस्टिक वे में लेकर जाकर। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन रेज होते हैं ऑन द इंटरप्रिटेशन, कि ज्योग्राफी की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए, थ्योरेटिकली होनी चाहिए कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोच से होनी चाहिए। अब थ्योरेटिकली मतलब होता है कि मतलब इसमें हमें फैक्ट्स और फिनोमिनाज देकर ही स्टडी करना होता है किसी सब्जेक्ट को, उसको इंटरप्रेट करना होता है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो बिग आउटकम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उन पर अपना मेन फोकस रखते हैं। सो देखिए यहाँ पर भी पूरे पैराग्राफ में इन्हीं डिबेट्स की बात की गई है, तो मैंने आपको वही यहाँ पर सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझा दिया है। अब इस डिबेट का क्या कंक्लूजन निकलता है, इस डिबेट के कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि द डाइकोटॉमी between physical and human is not a very valid one because nature and humans are inseparable elements and should be seen holistically। अब देखो डाइकोटॉमी क्या होती है, डाइकोटॉमी वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हम कोई दो चीजों को सेपरेट कर कर पढ़ना शुरू कर देते हैं, दैट इज डाइकोटॉमी। तो अब यहाँ पर डाइकोटॉमी हो रही है ह्यूमंस की एंड नेचर की। तो यहाँ पर कंक्लूजन में आता है कि ये डाइकोटॉमी ही वैलिड नहीं है, बिकॉज जो ह्यूमंस हैं, नेचर है, ये दोनों ही इनसेपरेबल हैं। ये हम
छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं दैट जो ह्यूमंस है वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. विदाउट ह्यूमंस नेचर इज ऑफ नो वर्थ. सो दैट्स व्हाई एंड विदाउट नेचर ह्यूमंस आर ऑफ नो वर्थ. तो ये सेपरेट नहीं हो सकते एक दूसरे से, तो इनको हमें पढ़ना भी होलिस्टिकली ही चाहिए. यहाँ तक हमें इतना बताया. फिर इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट करे. उन्होंने बोला है कि काफी सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसको मेटाफर्स यूज कर कर डिस्क्राइब किया गया है, एंड इट इज मेटाफर से हमें नेचर एंड ह्यूमंस की रिलेशनशिप दिखाई जाती है. मैं ये आपको मेटाफर्स दिखा देती हूँ एक बार. जैसे कि फेस ऑफ अर्थ, हम ये मेटाफर्स को यूज करते हैं. मेटाफर्स वो होते हैं कि जब हम किसी लिविंग थिंग के फीचर को किसी लाइक नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, उसको हम मेटाफर कहते हैं. सो जैसे कि अब इसमें ह्यूमन के, यहाँ पर मेटाफर इन कॉन्टेक्स्ट बोला गया है कि हम इसमें ह्यूमंस के फीचर्स को फिजिकल नेचर से कंपेयर कर रहे हैं. तो जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, माउथ ऑफ रिवर, प्रोफाइल ऑफ सॉइल, स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, स्नाउट मीन्स नोज, नेक ऑफ इस्थमस, तो ये सारी चीजें कही गई हैं. वेयरएज जो विलेजेस एंड टाउन्स हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ऑर्गेनिजम्स. स्टेट एंड कंट्री को डिस्क्राइब किया गया है एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द जर्मन फिलोसोफर्स. द नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज को कहा गया है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन. ये देखिए, फेस ऑफ अर्थ, that is mouth of river, snout of glacier, neck of isthmus, profile of soil. ऑर्गेनिज्म कहा गया है जर्मन जोग्राफर्स ने. स्टेट और कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा गया है, एंड रोड्स एंड रेलवेज को बोला गया है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन. सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या रिलेशनशिप है ह्यूमंस की विद नेचर. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी को फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल स्कॉलर्स. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स के पर्सपेक्टिव से हमें डेफिनेशन कोट कर कर पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन किसने दी है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे. सो ये डेफिनेशन से मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जो हम हर डेफिनेशन के याद करें, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए उन कीवर्ड से कि अच्छा ये डेफिनेशन तो इस स्कॉलर ने दी थी. सो पहले हम शुरू करते हैं रैत्जल से. तो रैत्जल कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. तो इनकी जो डेफिनेशन है उसके देखो कीवर्ड्स है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है किसके बीच की, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस. तो हमें 3 कीवर्ड्स याद करने होंगे जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देन आ जाते हैं हमारे स्कॉलर एलन.सी. सैंपल. अब एलन.सी. सैंपल कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. तो इन्होंने जो बेसिक वर्ड्स यूज करे हैं दैट इज चेंजिंग रिलेशनशिप, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. अब इसमें जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लगती है दैट इज ऑफ पॉल विदाल दे ला ब्लाच. तो ये है conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and the relations between the living beings which inhabit it. तो इनका जो main basic keywords है that is conception, synthetic knowledge, the physical laws and the relationship between the living beings which are inhabiting it. तो इस तरह से आप इसको identify कर सकते हो as well as आप इनको learn भी कर सकते हो. अब बात आ जाती है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की कि आखिरकार ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है. तो देखो यहाँ पर भी वही चीज बताइए कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की. अब देखो ये दोनों है तो एनवायरनमेंट, पर इनमें फर्क क्या है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जो लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो है, और जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हमने ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी है बाय मॉडिफाइंग द नेचर. ओके, म्यूचुअल इंटरेक्शन से हमने वो चीज क्रिएट करी है. नाउ अब यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ एलिमेंट्स जो एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि लैंडफॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्लोना. तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने लाइक इनको मॉडिफाई कर कर काफी चीजें क्रिएट करी हैं, जैसे कि हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, आइटम्स ऑफ डेली यूज, बहुत कुछ इन्होंने क्रिएट किया. अब यहाँ पर बताया गया है कि while physical environment has been greatly modified by humans, it has in turn impacted human lives. तो देखो अब हमने मॉडिफिकेशन तो बहुत करी है, तो ये कई बार जो है ह्यूमन की लाइफ्स को भी इम्पैक्ट करती है. तो इसमें पॉजिटिव वे में भी है, नेगेटिव. अब देखो पॉजिटिव वे में किस तरह से इम्पैक्ट किया कि हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, एंड नेगेटिव वे में कैसे किया है
कई बार होता है कि कुछ ऐसे डिजास्टर्स हो जाते हैं जो भी लाइक एक्सेसिव मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एग्जाम्पल कोई ऐसी डिजास्टर का जो अभी रिसेंटली हुआ हो ड्यू टू मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करी, उसकी वजह से हमें कोई नेचुरल कैलामिटी फेस करनी पड़ी। सो अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब देखो यहाँ पर हम दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ये एक कंसेप्ट नहीं है, इसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा दैट इज ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो जनरली बच्चे जो है इन दोनों कंसेप्ट्स के बीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस कंसेप्ट को डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो आप इसको पूरे लाइक विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं ये दोनों, तो इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा, ये ट्रायंगल तो हम सबने बचपन में पढ़ा ही होगा कि जो नेचर है उससे जो ह्यूमंस हैं उन्होंने नेचर्स में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम ये सारी मॉडिफिकेशन जो है वो कर पाए हैं। तो इसमें हमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है जो उसको ही बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन बींग्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर क्या क्रिएट कर रहे हैं, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट, किसकी मदद से वो प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो हमें पता है कि हाँ वो टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनको जो है वो इनेबल कर रही है टू डेवलप न्यू टूल्स एंड न्यू टेक्निक्स। तो टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, टेक्नोलॉजी से हमें पता लगता है कि क्या लेवल है कल्चरल डेवलपमेंट का, सोसाइटी का। ओके सो यहाँ पर देखिए, ये देखो अब ये हमारे लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये ह्यूमंस है, इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पर मॉडिफिकेशन और क्रिएशंस करी हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन टूल्स और किन टेक्निक से ह्यूमन बींग्स ने प्रोड्यूस और क्रिएट किया है। ये वही ट्रायंगल है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। अब देखो टेक्नोलॉजी से हमें पता लग रहा है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। अब हम आगे चलते हैं कि टेक्नोलॉजी हमने कैसे डेवलप करी। अब देखो जब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, तभी हम टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि देखो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे है फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। देखो जो अब ये फ्रिक्शन का एंड हीट का कंसेप्ट है, इसने हमें एनेबल करा टू डेवलप फायर, हमने इससे फायर डेवलप करी। उसके बाद आ जाता है सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स। जो ये डीएनए है, जेनेटिक्स है, इसकी मदद से हमने कॉन्कर करी बहुत सारी डिसीजेस को। एंड जो लॉ है एरोडायनेमिक का, उससे हमने डेवलप करे प्लेन्स को बहुत ही फास्ट। ओके सो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ये सेकेंड स्टेप है हमारा क्रिएशन का। अब वो क्रिएट करने से पहले जो सबसे बेसिक है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग होनी कितनी जरूरी है वो हमें इससे पता लग जाता है। अब यहाँ पर यही सब बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि शुरुआत में क्या हुआ। अब हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ स्टेप इन कर रहे हैं, तो हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सो हम पढ़ते हैं उस स्टेज को जब ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पर नए नए थे। तो देखो क्या होता था उस टाइम पे, क्या था, जो ह्यूमंस थे ना, देखो ये था इनके बीच की रिलेशनशिप। जो नेचर थी वो स्ट्रांग थी और जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो नेचर के सामने उस टाइम पर वीक थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज थी। तो इस स्टेज पर क्या हुआ, नेचर ने ह्यूमन बीइंग्स को इम्पैक्ट करा, इन्फ्लुएंस करा। अब जो ये ह्यूमंस थे ना, इसीलिए इन ह्यूमंस का एक नाम रख दिया गया था जो कि था नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस इसीलिए कहा गया था क्योंकि नेचर ने ह्यूमंस को अपने अकॉर्डिंगली ढाला था, मतलब अपने अकॉर्डिंगली उनको एक्टिविटीज करने पर मजबूर किया था। बिकॉज ह्यूमन बींग्स के जो है नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग जीरो थी। अब देखो क्या था, जो ये नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस थे ये हमसे बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, क्योंकि ये अडेप्ट करते थे टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। ये नेचर को सुनते थे, नेचर को वर्शिप करते थे एंड ये नेचर से डरते भी थे। ओके तो ये देखो यहाँ पर यही सब बताया हुआ है कि जो ये नेचुरल यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि
They adapted to the dictates of nature. This is so because the level of technology was very low. This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. तो मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से नोट्स के थ्रू यहाँ पर समझा दिया है। बेसिक चीजें देखो इस कंसेप्ट के बारे में हमें 2-3 ही याद रखनी है। सबसे पहले कि जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज को रेफर करता है जब ह्यूमन बींग्स वीक थे एंड नेचर स्ट्रॉन्ग थी। तो नेचर्स ने ह्यूमन बींग्स को अपने अकॉर्डिंगली अडेप्ट करवाया था, या फिर ह्यूमन बींग्स ने नेचर के अंदर अपने आप को अडेप्ट किया था, नेचर को मॉडिफाई नहीं किया था इस टाइम पे। तो वो क्या क्या करते थे, ये 2-3 चीजें बताई हुई हैं, यहाँ पे भी इसको बताया हुआ है। 1 सेकेंड हेयर। यस, ये जो 2-3 चीजें बताई हुई है कि नेचर को सुनते थे, उसको वर्शिप करते थे। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से नेचर को वर्शिप किया जाता था। तो आप सब इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट इसका चैप्टर के साथ कोई इतना रिलेशन नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड दिस स्टोरी। तो यहाँ पर देखो इस स्टोरी का थोड़ा समरी दिया हुआ है कि जो ये स्टोरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। अब यहाँ पर हमें पता लगता है दैट जो नेचर था वो पावरफुल था, वर्शिप्ड था, मतलब हम उसको वर्शिप करते थे, इट वॉज रिवर्ड एंड कंजर्व्ड। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट डिपेंडेंस थी ह्यूमन बींग्स की नेचुरल रिसोर्सेज पर फॉर द सस्टेनेंस, और द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम मदर नेचर। तो वो नेचर को अपना मदर नेचर मानकर उसको वर्शिप करते थे और उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे नेचुरल चीजों को। ओके, तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं आगे के टाइम पर कि उसके बाद क्या हुआ। स्लोली एंड ग्रेजुअली देखो अब स्टोरी में एक टर्न आता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को समझना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो क्या है, टेक्नोलॉजी बनाते हैं न्यू एंड उससे वो नई नई चीजें डेवलप करते हैं। तो क्या होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक होती है नेसेसिटी, एक होता है फ्रीडम। नेसेसिटी का मतलब है जो हमें जरूरत है, एंड फ्रीडम है कि हम एक्सेस में कुछ कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा है दैट ग्रीड्स में हम जो भी करें दैट इज नॉट गुड, हमें अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ही हर काम करना चाहिए। तो अब क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने क्या करा कि नेसेसिटी से वो अब फ्रीडम की तरफ चले गए, जो आजकल भी हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, ह्यूमंस ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया, एंड स्लोली क्या हुआ, ह्यूमंस ने नेचर को मॉडिफाई कर दिया अपने लाइक बेटरमेंट के लिए, अपनी ईज के लिए ह्यूमंस ने नेचर को ही मॉडिफाई कर दिया। इस टाइम पर जो ये वाला टाइम है इसमें नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया। पहले नेचुरलाइजेशन हुई थी ह्यूमंस की, अब नेचर हो गया ह्यूमनाइज्ड। इसको अगर हम पढ़े तो इसमें यही कुछ लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया है कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट से ह्यूमन जो है वो बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करा उन्होंने। तो वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ गए, ठीक है। फिर वो उन्होंने पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी रिसोर्सेज से जो भी वो लाइक ऑब्टेन कर रहे थे एनवायरनमेंट से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। But देखो imprints of human activities are created everywhere. Health resorts, highlands, huge urban sprawls, fields, orchards, pastures and plains and rolling hills, sports on the coasts, oceanic routes on the oceanic surfaces and satellites in the space. तो ये सारी जगह पर हमें ह्यूमन इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं। द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म, की पॉसिबिलिटीज दी नेचर ने, हमने उसको यूज किया, एक्सेसिवली यूज कर लिया। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो यहाँ पर अनदर स्टोरी दी हुई है जो कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही है। अब हमने ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ लिया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है एक थर्ड कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देखिए ये कंसेप्ट हमें दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर एक ज्योग्राफर है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। अब इसको थोड़ा हम नोट्स के थ्रू पहले एक इजी वे में देख लेते हैं। ये देखो ये है ये कंसेप्ट जो कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब जो न्यू डिटर्मिनिज्म है ना, जो ये कंसेप्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म का, इसको हम मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, मतलब बीच का रास्ता। तो ये किसके बीच का रास्ता है, ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म।
अब देखो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनिज्म जो है वो इंडिकेट करता है नेसेसिटी को एंड पॉसिबिलिज्म इंडिकेट करता है फ्रीडम को। तो ये जो पाथ है ना, ये बिटवीन है। ये पाथ कहता है कि देयर इज नॉर अ कंडीशन ऑफ टोटल नेसेसिटीज और फ्रीडम। तो अब इसको अगर हम देखें तो ग्रिफिथ टेलर ने इसको बहुत ही आसान मैनर में ट्रैफिक लाइट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल देकर। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि जो रेड लाइट है वो इंडिकेट करती है स्टॉप, येलो लाइट गेट सेट एंड ग्रीन लाइट गो। इसके थ्रू वो समझाते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती जिसमें हम टोटली किसी चीज को स्टॉप कर देते हैं, ना ही ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि हम किसी चीज को एक्सेसिवली विद अ फ्री रन हम उसको यूज करें। ठीक है, तो इसीलिए बीच में ये स्टॉप भी आना चाहिए, गेट सेट का भी सिग्नल आना चाहिए। तो इसी से ही एक चीज पूरी प्रॉपर रेगुलेशन में चलती है। अब देखो यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर ये ही कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को देखा होगा। वो बताते हैं कि जो रेड लाइट्स है वो स्टॉप बोलती है, एम्बर लाइट गैप होती है रेड और ग्रीन के बीच में टू गेट सेट, एंड ग्रीन लाइट बोलती है गो। अब ये कंसेप्ट बताता है दैट नाइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी जो कि है डिटर्मिनिज्म, नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम जो कि है पॉसिबिलिज्म, कि ऐसी कंडीशन नहीं होती। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं बाय ओबेइंग इट। इसकी बातें मानकर, थोड़ा सा इसको ओबे कर कर हम नेचर को कॉन्कर अच्छे से कर सकते हैं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स। अब अगर हमें कहीं पता लग रहा है कि हम ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या फिर अब नेचर को हीलिंग की जरूरत है, तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। और यहाँ पर रुकने का मतलब ये नहीं है कि हमें फॉरएवर रुक जाना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा प्रोसीड कर सकते हैं अपनी परस्यूट्स को, डेवलपमेंट की जो भी हम करना चाहते हैं, पर तभी जब नेचर परमिट्स करे मॉडिफिकेशन को। ओके, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा कंक्लूड हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटीज है उसको हम लिमिट्स में क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी जो फ्री रन है वो विदाउट एक्सीडेंट्स नहीं होता। हमें अगर हम ब्लाइंडली कोई चीज करे जा रहे हैं तो हमें बाद में उसके एडवर्स सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ फ्री रन का। देखो, हमने ब्लाइंडली डेवलपमेंट करी, हमने ब्लाइंडली ट्रीज काटे, हमने बहुत कुछ किया टू हार्म आवर एनवायरमेंट, और उससे आज हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स, डिग्रेडिंग लैंड, तो देखो ऐसे न्यूमरस चीजें हैं जो आज हमें नेचर में देखने को मिल रही है हमारी मॉडिफिकेशन की वजह से। तो द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग बैलेंस, नलिफाइंग द आइदर और डायकोटोमी। तो ये था हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट। तो याद रखना, 3 कंसेप्ट्स पढ़े हैं हमने, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। इसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, मध्यम मार्ग के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, फिर अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब देखो, जो भी इस पैराग्राफ में लिखा है ना वो सब इस टेबल में, इसमें हमें रेफर करने को भी बोला है टेबल 1.1, तो वो सारा कुछ इस टेबल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो मैं आपको ये वाली अप्रोचेस कराने के बाद इस टेबल पे स्टेप इन करेंगे हम सब। तो पहले हम ये स्कूल ऑफ थॉट्स देख लेते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कंक्लूड किया है। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। अब जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें 3 चीजों को इन कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात की गई है। होलिस्टिकली अगर हम देखें तो दैट इज सोशल वेलबींग। तो ये स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है सोशल वेलबींग पर। उसमें जो 3 चीजें हैं दैट इज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये स्कूल ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके बारे में एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हियर इज द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड है मार्क्सियन थ्योरी पर। अब मार्क्सियन थ्योरी बात करती है पॉवर्टी की, डेप्रिवेशन की एंड इनइक्वालिटी की। ओके, तो ये याद रखना किस थ्योरी पर ये बेस्ड है। फिर आ जाता है हमारा बिहेवियरल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल जो है वो सोशल कैटेगरीज, सोशल डिफरेंसेस की बात करता है, जैसे कि एथनिसिटी, रेस, रिलीजन। ओके, तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर कि देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट है ये वेलबींग ऑफ पीपल के साथ, जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ, इन चीजों के साथ
डील करता है। वेरा जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है मार्क्सियन थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें मेन चीजें आ जाती हैं ये तीनों। देन बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये ग्रेट एम्फोसिस ले करता है ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस, ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ द सोशल कैटेगरीज जैसे कि एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। तो इस पे एक बार आप पढ़ सकते हैं इस बॉक्स को। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर बात हो रही थी ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। इसमें यही बताया कि थ्रू टाइम कैसे जो है डेवलपमेंट आई, कि पहले बिल्कुल ही प्रिमिटिव स्टेज थी, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, एंड ये सब यहाँ पर बताया गया है। अगर मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा कराऊं तो देखो यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है। अगर हम इमेजिन करें बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन, इट रूट्स डीप इन द हिस्ट्री, thus the concern of human geography have a long temporal continuum. Through the approach to articulate them have though the approach to articulate them have changed over time. अब देखो अप्रोचेस चाहे चेंज हुई हो, बट हमें ये इससे पता लगता है कि जब से अर्थ के ऊपर जब से ह्यूमंस आए हैं तब से ही जो है हमारी जो इवन उससे भी पहले से, बट ह्यूमन ज्योग्राफी तब से ही शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है अगर हम इसकी बात करें। देखो यहाँ से है हमारे पास सबसे पहले जब हमारा अर्ली कॉलोनियल पीरियड था। अब देखो जो ये वाला बॉक्स है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में भी एज वेल एज सीयूईटी में। सीयूईटी में इस पे क्वेश्चन आता है रीऑर्डर करने पे कि इसको अरेंज करो। समटाइम्स इस पे क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, रीऑर्डरिंग पर क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है बेस्ड ऑन मैच द कॉलम्स पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पिछली बार के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड आई एम श्योर कि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आपको लर्न करना है कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड है, फिर उसके बाद आया 1930s का जो कि इंटरवॉर पीरियड भी कहा जाता है, फिर लेट 1950s एंड 16 देन 1970 देन 1990s। अगर आप एक बार ये अप्रोचेस को लर्न करोगे ना तो आपको ये जो पीरियड्स है ना ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। अब देखो अप्रोचेस के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक भी कह सकते हैं, बट हम इसको अब नॉर्मलाइज कर भी वो एनालाइज कर सकते हैं। देखो अब ये भूल जाओ कि हम किसी भी अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हमने किसी भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि आखिरकार ये चीज क्या है। हम देखेंगे अच्छा मैं एक बुक के बारे में देख रही हूँ कि अच्छा ओके दिस इज अ बुक, ये बुक है, मैंने एक्सप्लोर करा, देन मैं एनालाइज करूंगी अच्छा इस बुक में बताया क्या क्या गया है, ओके। फिर उसके बाद मैंने देखा डिफरेंशिएट करा, अच्छा इसमें जो 3 चैप्टर है ना वो ज्योग्राफी के बारे में है, बाकी के चैप्टर जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में है। फिर मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी मैं चैप्टर, अगर वो 3 के अलावा कोई पीछे का चैप्टर है जो कि ज्योग्राफी के बारे में, तो मैं उसको आगे ले आऊंगी एंड मैं उन दोनों तीनों को 4 चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ूंगी। तो ये बेसिक चीज होती है जब हमने कोई भी चीज करें तब इसको लर्न कर सकते हो कि कोई भी चीज हमारे पास आएगी सबसे पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम उस चीज को एनालाइज करेंगे, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड फिर हम उसको फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके। ये देखो ये यहाँ पर है, तो ये सारी अप्रोचेस हम इस वे में लर्न कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जो ज्योग्राफी है, ठीक है, interface with other sister disciplines in the social science in order to understand and explain human elements। अब देखो जो social science के बाकी sister disciplines हम कहते हैं उनके साथ भी ज्योग्राफी ने क्या किया है, ज्योग्राफी ने उनको भी इंटीग्रेट कर पढ़ा। हमने पढ़ा था ना कि ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिव, प्रैक्टिकल, एम्फेरिकल, तो वो इंटीग्रेटिव चीजें हमें यहाँ से पता लग रही है कि उनको भी इन्होंने होलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश करी है। अब जो ये एक्सपेंशन है ना, इसमें हमारी एक्सपेंशन की नॉलेज की एक्सपेंशन हुई है, न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, न्यू फील्ड्स इमर्ज हुई है, एंड अगर हम एग्जामिन करें सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी को तो हमें ये सब कुछ पता लग जाता है। देखो ये भी बहुत ज्यादा मेन है, इसमें भी पिछली बार सीयूईटी से क्वेश्चंस आए थे, एज वेल एज बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें हमें या तो आपको नेम करने को दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें से सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है, या फिर आपको एमसीक्यू में आ जाएगा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ। तो इस तरह से इसको देखो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज आपको इसमें ऑड वन आउट भी फाइंड करने को आ सकता है दैट विच इज और विच इज नॉट, ओके। तो ये अगर हम देखें तो सोशल ज्योग्राफी में आ जाता है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर,
कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। अब देखो, जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है ना, वो है साइकोलॉजी। अब देखो, ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपने साथ इंटीग्रेट कर कर चलता है। अब अगर यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, सो यू आर नॉट ओनली स्टडिंग ज्योग्राफी, यू आर स्टडिंग हिस्ट्री ऑल्सो, somewhere you are studying politics also, you are studying anthropology, sociology, you are studying psychology as well। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए, मानिए कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड वे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमें दिख ही रहा है कि सोशल ज्योग्राफी के कितने सारे पार्ट्स हैं। देन आ जाती है अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखो इलेक्टोरल ज्योग्राफी आ जाती है, मिलिट्री ज्योग्राफी आ जाती है। फिर हमारी आ जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं। इसमें हम अगले चैप्टर से ही डेमोग्राफी के बारे में जानना शुरू कर देंगे। फिर आ जाती है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसमें हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली इसके कंसर्न में हमारा लास्ट चैप्टर था, बट अब वो खत्म हो चुका है, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। फिर हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारी हमारी सब फील्ड्स हैं ज्योग्राफी की। सो इन बेस्ट वे मैंने आपको इस चैप्टर को की अंडरस्टैंडिंग करवा दी है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।